हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। आज मैं राजभाषा का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जो हम रूल 70-72 की तैयारी कर रहे हैं प्रमोशन एग्ज़ाम की। आज राजभाषा का थर्ड पार्ट है। आज हम राजभाषा को ख़त्म कर देंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी राजभाषा के पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके राजभाषा के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। आज मैं राजभाषा का पार्ट थर्ड लेके आई हूँ और आज मैं राजभाषा को खत्म कर दूंगी। पूरे राजभाषा के हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो राजभाषा से जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं में से आएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस राइट होंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपके बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? मतलब संविधान सभा में सबसे पहले किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र भारत हो गया था, उसके बाद स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया? इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो बताइए कब स्वीकार किया गया? चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान सभा में। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो राजभाषा का जो अधिनियम है वो कौन से वर्ष बना ये बताना है। विच ईयर वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? मतलब राजभाषा का जो अधिनियम है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो एक्ट है, वो कौन से ईयर बना, वो ईयर बताना है आपको। तो चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो हमारा आंसर होगा 10 मई 1963। 10 मई 1963 को क्या हुआ? राजभाषा का अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? मतलब पहले हमने राजभाषा अधिनियम बना लिया, अब उसमें संशोधन 1963 में जो राजभाषा का अधिनियम बना उसमें संशोधन किस वर्ष हुआ ये बताना है हमें। इन विच ईयर वॉज द अमेंडमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एट 1963? मतलब कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुआ? जो राजभाषा का अधिनियम जो हमने बनाया 10 मई 1963 में, उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में हुआ ये बताना है हमें। तो चलिए जल्दी से आंसर गैस कीजिए और बताइए मुझे क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा 1967 में। पहला संशोधन कब हुआ राजभाषा अधिनियम 1963 में? 1967 में। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? अब पहली राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राजभाषा का जो आयोग है उसका गठन किस वर्ष हुआ ये बताना है हमें। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म? देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा कि राजभाषा का गठन और राजभाषा आयोग का गठन और उसमें पहला संशोधन, तो आप इनको अच्छे से वर्ड्स को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से याद करिएगा। थोड़ी सी मिस्टेक से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बता दीजिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? चलिए क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा 7 जून 1955, यानी कि 7 जून 1955। इसमें क्या हुआ? पहली राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब आयोग का गठन हो गया 7 जून 1955 में। अब ये बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? बताइए कौन थे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष? राजभाषा का गठन तो हमने कर लिया, अब आयोग का कोई अध्यक्ष भी होगा ना, बताइए कौन था उनका अध्यक्ष? चलिए मैं बता देती हूँ, उनका अध्यक्ष था बाला साहेब गंगाधर खैर। ठीक है, राजभाषा आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? बाला साहेब गंगाधर खैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो आपने बता दिया,
अब संसदीय राजभाषा समिति जो होती है उनके अध्यक्ष कौन थे पहले ये बता दीजिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। बताइए संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय राजभाषा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं। अब संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तो यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अब ये बता दीजिए कि उस समिति में संसदीय राजभाषा समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर। तो बताइए कितने सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। चलिए मैं बता देती हूँ 30 कुल टोटल 30 सदस्य 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, किसमें, हमारी संसदीय राजभाषा समिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। अब हमने ये बता दिया कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं। अब हमको ये बताना है कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कितने होते हैं 20। कितने सदस्य होते हैं लोकसभा से 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। अब हमने ये बताया कि राज्यसभा लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। अब हमें ये बताना है संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य मैंने आपको बताया था 30 होते हैं। ठीक है, अब उसमें से लोकसभा से कितने हैं 20, तो बचे कितने 10, तो राज्यसभा से कितने होने चाहिए 10। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे 10। इसका आंसर है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। मतलब संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी 8वीं अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कितनी भाषाएं शामिल है। चलिए मैं बता देती हूँ 22। हमारा जो संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया। जो राजभाषा का नियम है 1976 का उसमें पहला संशोधन प्रथम संशोधन कौन से ईयर कौन से वर्ष किया गया। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। बताइए कौन से वर्ष किया गया, कौन से ईयर किया गया। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1987। जो हमारा 1976 का राजभाषा का जो हमारा 1976 का राजभाषा का नियम है उसमें पहला संशोधन किस वर्ष किया गया 1987। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं। जो राजभाषा का अधिनियम है 1963 उसमें कितनी धाराएं हैं। हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का यानी कि राजभाषा अधिनियम का उसमें कितनी धाराएं कितनी क्लॉजेस हैं ये बताना है हमें। तो कितनी धाराएं हैं हमें, चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है 9। राजभाषा अधिनियम में 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है। मतलब संविधान का जो अनुच्छेद है 120 उसमें किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में दिया हुआ है ये बताना है हमें। आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आर्टिकल 120 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें किसके बारे में कौन सी लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा संसद पार्लियामेंट। किसके बारे में, किसके कौन सी लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, संसद पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? मतलब राजभाषा का जो नियम है 1976 उसको कितनी बार संशोधित किया गया है अब तक? हाउ मेनी टाइम्स द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 हैव बीन अमेंडमेंट सो फार? तो बताइए कितनी बार संशोधित किया गया है राजभाषा नियम को 1976 को? बहुत सिंपल सा आंसर है, सबको पता है, 3 बार। कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो केंद्र हिंदी समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताना है हमको। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? चलिए बताइए, सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या महीने का होता है? जो मुख्य राजभाषा का अधिकारी होता है उसका कार्यकाल, उसका टेन्यूर जो है कितने वर्ष या महीने का होता है ये बताना है हमें। हाउ मेनी ईयर्स और मंथ्स इज द टर्म ऑफ द चीफ ऑफिशियल ऑफिसर? तो बताइए मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी पहली बैठक कब हुई ये बताना है हमें। When was the first meeting of the committee on parliament official language? तो बताइए संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 16 नवंबर 1957। संसदीय राजभाषा कमेटी की पहली बैठक कब हुई? 16 नवंबर 1957 को। याद रखिएगा इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? मतलब राजभाषा के संबंध में राजभाषा से रिलेटेड संसदीय जो समिति है उसकी राय पर राष्ट्रपति ने पहला आदेश किस वर्ष जारी किया ये बताना है हमें। इन विच ईयर डिड द प्रेसिडेंट इश्यू द फर्स्ट ऑर्डर ऑन द ओपिनियन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? तो बताइए संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने पहला आदेश कब जारी किया, कौन से वर्ष जारी किया? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 1960। ठीक है, संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने पहला आदेश कब जारी किया, कौन से वर्ष जारी किया? 1960 में, राजभाषा के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? मतलब राजभाषा हिंदी है उसके प्रयोग के, उसके यूज की दृष्टि से देखकर भारत के संघ को कितने वर्गों में रखा गया है ये बताना है हमें। इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, हाउ मेनी सेक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वर प्लेस्ड? तो बताइए कितने सेक्शन में रखा गया है, कितने वर्गों में रखा गया है भारत संघ को राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, 3 वर्गों में रखा गया, 3 सेक्शन में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? राजभाषा का जो अधिनियम है उसमें उसकी कौन सी धारा जो है जो संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? Which section of the Official Language Act relates to the constitution of a parliamentary committee? बताइए राजभाषा के अधिनियम की कौन सी धारा है जो संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा धारा 4। कौन सी धारा है? 4, जो संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? अब पहले हमने देखा था कि राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था। अब हमें ये बताना है कि कब कब संशोधन किया गया है, मतलब 3 बार जो संशोधन किया गया है वो कौन से ईयर में किया गया है ये बताना है हमें। ठीक है,
व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 अमेंडमेंट? बताइए कब कब किया गया है? चलिए मैं बता देती हूँ। 3 बार संशोधन किया गया है। पहला वर्ष 1987, दूसरा 2007, तीसरा 2011। 3 बार संशोधन किया गया है राजभाषा नियम 1976 में। कब कब? 1987, 2007 एंड 2011। तो अब याद रखिएगा ये तीनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? जो राजभाषा का विभाग है उसका गठन कब हुआ? When was the official language department formed? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर हमारा? राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? चलिए मैं बता देती हूँ। जून 1975 में। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? जून 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मतलब जो रेल कर्मचारी हैं उनकी साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो काव्य संग्रह होता है उसके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उस योजना का नाम बताना है आपको। दिस स्कीम इज बीइंग रन फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएट्री टू एनकरेज लिटरेरी टैलेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। तो बताइए कौन सी योजना चलाई जा रही है? रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? मतलब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु यानी कि भाषा के प्रशिक्षण के हेतु कितना पाठ्यक्रम निर्धारित है? हाउ मेनी कोर्सेज आर शेड्यूल्ड फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? बताइए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा के प्रशिक्षण हेतु? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 3। कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 3। किनके लिए? जो केंद्र के कर्मचारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? मतलब राजभाषा का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है वो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? मतलब कौन सा कार्यक्रम किस वर्ष होगा, कौन से कार्यक्रम कितने महीने में होगा, कौन से टाइम में होगा, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? कौन सा मंत्रालय डिसाइड करता है, ये बताना है हमें। द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? उस मंत्रालय का, उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है हमें। बताइए क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, यानी होम मिनिस्ट्री। कौन डिसाइड करता है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन होते हैं उसकी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ मंडल राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? बताइए मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा, एक मिनट, हाँ बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा मंडल रेल प्रबंधक। ठीक है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? मतलब राजभाषा का जो नियम है उसके अनुपालन, मतलब किस तरीके से उसके नियम का पालन किया जाएगा, उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? इन विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 is the responsibility of compliance with the official language rules? बताइए कौन से नियम में बताया है? राजभाषा नियम 1976 के कौन से नियम में बताया है राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व?
क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा नियम 12। ठीक है, कौन से नियम में बताया गया है? नियम 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है ये बताना है हमें। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रीजनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? बताइए कौन है क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर। ठीक है, जो क्षेत्रीय रेलवे कार्यान्वयन समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक यानी कि जनरल मैनेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? जो भारतीय रेल पे राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है उसकी बैठक कब कब होती है ये बताना है हमें। व्हेन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीटिंग ऑन इंडियन रेलवे? तो बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 3 महीने में एक बार। कब कब होती है? 1 in 3 months, यानी कि 3 महीने में एक बार होती है बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। विच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश? सबको आना चाहिए ये तो। बताइए कौन से स्टेट की लैंग्वेज इंग्लिश है? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? नागालैंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है? मतलब जो रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना होती है उसके अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर डिटरमाइंड अंडर द कलेक्टिव अवार्ड स्कीम ऑफ द रेलवे बोर्ड? बताइए रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा कुल 3 पुरस्कार, टोटल 3 अवार्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की राशि क्या है? हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत जो आते हैं क क्षेत्र के अधिकारी उनके लिए निर्धारित पुरस्कार की राशि क्या है? What is the amount of prize prescribed for the officers of the area A under the हिंदी डिक्टेशन स्कीम? बताइए कितनी राशि है, उनके पुरस्कार की कितनी राशि है? जो भी ऑफिसर्स एरिया ए के अंडर आते हैं। क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा 5000 रुपीज़, यानी कि 5000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है उनको पुरस्कार के तौर पर? 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? रेलवे बोर्ड की जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना होती है उसके अंदर जो पूर्वोत्तर रेलवे आती है उसमें कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? हाउ मेनी आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अंडर द रेलवे बोर्ड पर्सनल कैश अवार्ड स्कीम? बताइए क्या होना चाहिए इसमें हमारा आंसर? रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत जो नगद पुरस्कार योजना है उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा टोटल 4 अवार्ड्स, कुल 4 पुरस्कार। कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? बताइए विच लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? गुजराती। कौन सी लैंग्वेज नहीं लिखी जाती देवनागरी लिपि में? देवनागरी स्क्रिप्ट में गुजराती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मचारी कोई आवेदन और अपील अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।
यह किस नियम के अंतर्गत आता है? मतलब कर्मचारी जो है वो आवेदन कर सकता है या अपील कर सकता है हिंदी और अंग्रेजी में, ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है? Employees can make an application and make their representation in हिंदी और इंग्लिश under which rule is this? बताइए, जो कर्मचारी कोई आवेदन या अपील करता है तो वो हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, तो वो किस नियम के अंतर्गत आता है? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा नियम 7 का पहला। किसके अंतर्गत आता है? नियम 7 का पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उसका गठन कब किया गया था? When was the Central Translation Bureau formed? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी पूछा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिया है ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए। When was the Central Translation Bureau formed? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 मार्च 1971 को। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? 1 मार्च 1971 को, बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल हिंदी कमिटी? बताइए कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति में? तो क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा 41 मेंबर्स, 41 सदस्य, 41 सदस्य 41 मेंबर्स। केंद्रीय हिंदी समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मतलब संसदीय समिति की पहली बैठक हो गई, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? When did the parliamentary committee present its report to the president after its first meeting? बताइए, संसदीय समिति ने अपनी पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति को अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कब पेश की? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 8 फरवरी 1959। कब प्रस्तुत की? 8 फरवरी 1959 को। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर किसी राज्य और संघ के बीच जो भाषा प्रयोग की जाती है उस भाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ये बताना है हमें। विच आर्टिकल मेंशंस द लैंग्वेज यूज्ड बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट द यूनियन? बताइए। तो बताइए क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? अनुच्छेद 346 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? जो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग है उसकी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ राजभाषा गौरव अवार्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ राजभाषा? बताइए, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा 3। ठीक है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? 3, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? जो संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान का भाग है 17, वो किस अध्याय में है? इन विच चैप्टर ऑफ पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? बताइए क्या होना चाहिए ये हमारा आंसर? किस अध्याय में है? संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान का भाग 17। तो हमारा राइट आंसर होगा 4। कौन से अध्याय में है? भाग 17 के 4 अध्याय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? मतलब जो रक्षा मंत्रालय है वो संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ विच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी? बताइए, रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति की किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति की किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा पहली उप समिति, फर्स्ट सब कमिटी। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? पहली उप समिति यानी कि फर्स्ट सब कमिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमला त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? जो कमला त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक जो है वो किस स्तर के अधिकारी के लिए है? कमला त्रिपाठी ऑफिशियल लैंग्वेज गोल्ड मेडल इज फॉर विच लेवल ऑफिसर? बताइए, किस स्तर के अधिकारी के लिए है कमला त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा महाप्रबंधक एवं ऊपर स्तर के अधिकारी के लिए। मतलब एक तो महाप्रबंधक और उसके ऊपर के स्तर का जो अधिकारी है उसके लिए। फॉर जनरल मैनेजर एंड अबाव, जो जनरल मैनेजर से जो ऊपर है उनके स्तर के अधिकारी के लिए। ठीक है, एक तो महाप्रबंधक, एक उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुसार संविधान नियमों, विनियमों और आदेश का अनुवाद कौन करता है? संविधान के अनुसार मतलब संविधान के अनुसार संविधान के जो नियम होते हैं और विनियम होते हैं उनके आदेश का अनुवाद कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु ट्रांसलेट द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड ऑर्डर? ये यहाँ पे हु होना चाहिए, WHO। ठीक है, तो बताइए संविधान के अनुसार संविधान नियम, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा विधि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, कौन अनुवाद करता है? विधि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ? बताइए, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ? When was the first हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाला हिंदी के प्रबोध प्रशिक्षण अवधि क्या? मतलब केंद्र की जो हिंदी शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा चलाए जाने वाला हिंदी के प्रबोध प्रशिक्षण की अवधि क्या है? इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। What is the प्रबोध ट्रेनिंग पीरियड ऑफ हिंदी रन बाय द सेंट्रल हिंदी टीचिंग इंस्टीट्यूट? बताइए, केंद्र हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाला हिंदी के प्रबोध प्रशिक्षण अवधि क्या है? क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए, प्रबोध का जो है 25 दिन है, प्रवीण का जो है वो 20 दिन है और प्रज्ञा का जो है वो 15 दिन है। प्रवीण में प्रवीण भी होता है, परांगण भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही इंग्लिश में ही है। प्रबोध का 5 डेज है, प्रवीण का 20 डेज है और प्रज्ञा का कितना है? 15 डेज का है। ठीक है, तो आप ये अवधि याद कर लीजिएगा। प्रबोध का 25 दिन है, प्रवीण का 20 दिन है और प्रज्ञा का 15 दिन है। ये अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोलने वाली है? मतलब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो संबंधित भाषा हैं उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाषा बोलने वाली कौन सी है? विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन इन द लैंग्वेजेस रिलेटेड टू द 8th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कौन सी भाषा
संविधान की 8वीं सूची में संबंधित भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोलने वाली है? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा बांग्ला। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? मतलब कौन सा राज्य है जिसने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है? विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। उसने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अध्याय 8 में कर्मचारी परिषद की बैठक है, किस नियम में है? रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अध्याय 8 में कर्मचारी परिषद की जो बैठक है वो कौन से नियम में बताई गई है? रेलवे सेफ्टी फोर्स रूल्स 1987 चैप्टर 8 इज द मीटिंग ऑफ द स्टाफ काउंसिल इन विच रूल इट इज? तो बताइए क्या होना चाहिए हमारा आंसर? कौन सा नियम में है? रेलवे सुरक्षा बल 1987 के अध्याय 8 में कर्मचारी परिषद की बैठक कौन से नियम में है? तो हमारा राइट आंसर होगा नियम 112। कौन से नियम में है? नियम 112। तो चलिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं राजभाषा के। टोटल 49 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने आए हैं। अगर आपके 49 में से 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।